Hello everyone, my name is Mohit Gupta and I welcome you to my YouTube channel CAM Fundamentals. In today's video, we are going to discuss HSAB principle. इसको sometimes SHAB principle भी बोला जाता है. This is part 6 of acid-base equilibria. The rest of the parts are given in the description box as well as I button over here. And most importantly, the link for the PDF of this lecture is available in the description box. वहाँ से download कर लेना. Okay, so without further delay, let's get started. So सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट. तो आर्लैंड, चैट एंड डेविस इन लोगों ने 1958 में लुईस एसिड और बेसिस को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था. एक क्लास था क्लास ए एंड द अदर क्लास वाज क्लास बी. क्लास ए में ऐसे मेटल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था या ऐसे मेटल्स को रखा गया था जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे लिगेंड्स के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाते थे. वेर एस इन क्लास बी वहाँ पे ऐसे मेटल आयंस को रखा गया जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो बनाते थे लेकिन वो किसके साथ? फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम एंड टेरिलियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो यहाँ पे देखने में ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन के साथ जो बनाएगा वो क्लास ए में और नाइट्रोजन के बाकी सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स के साथ बनाएगा वो क्लास बी में. सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ जो बना रहा है वो क्लास ए और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के साथ जो बना रहा है वो क्लास बी. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्लास ए में आते हैं? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्लास ए में कंसिडर करते हैं. इसके अलावा 3D एलिमेंट्स को भी हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होनी चाहिए, जैसे टाइटेनियम +4, Fe+6. इस तरीके से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसे क्लास ए में कंसिडर किया जा सकता है. क्लास बी में 3D एलिमेंट्स ही होते हैं लेकिन कब होंगे? जब उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे मरकरी, Ag+, इन सबको हम लोग क्लास बी में कंसिडर करेंगे. और उसी के साथ साथ हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स 4D और 5D सीरीज में आएंगे उनको हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग चलते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट पे. ये उनकी फोटो है और अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो आप इस लिंक को देख सकते हैं. सो इन 1963 रेल्फ जी पियर्सन ने इस क्लास को एक्सटेंड किया और कैटेगराइज किया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस में. तो उन्होंने दो कैटेगरी बनाई, हार्ड और सॉफ्ट. उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी बनाई जो हार्ड और सॉफ्ट में फिट ही नहीं हो रहे थे. उनको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन कैटेगरी. और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब बीच के होते हैं हार्ड और सॉफ्ट कैटेगरी के. अब ये जो कैटेगरीज बनाई गई थी वो बनाई गई थी पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे. तो अब चलते हैं कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी होती क्या है. तो पोलराइजिंग पावर एक एबिलिटी होती है कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास होगा? एक एनायन के पास होगा. तो एक कैटायन क्या करेगा? एक एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और जितनी जल्दी उसको खींच पाएगा और जितनी जल्दी उसका साइज डिस्टॉर्ट कर पाएगा, उसकी शेप चेंज कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजिंग पावर. तो ये जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. इसका क्या मतलब हुआ? अगर साइज कैटायन का छोटा है तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और वो एनायन को पोलराइज कर सकती है, अपनी तरफ खींच सकती है. वेयर एस अगर चार्ज ज़्यादा है तो भी सेम इफेक्ट होगा. +2, +3, +4 जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और पोलराइजिंग पावर उस केस में उतनी ही ज़्यादा होगी. अब ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है ये एनायंस के लिए होती है और होती तो वैसे कैटायंस के लिए भी है लेकिन उसमें इतनी प्रीडोमिनेटिंग नहीं होती जितनी एनायंस में होती है. तो पोलराइजेबिलिटी होती क्या है? ये एक एबिलिटी होती है एनायन की कि वो कितनी जल्दी पोलराइज हो पाएगा. तो जितना बड़ा साइज होगा उसका एनायन का उतनी जल्दी वो कैटायन उसको खींच लेगा. ओके, तो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज पे. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो जल्दी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंचा चला जाएगा. पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतनी जल्दी वो पोलराइज हो जाएगा एक कैटायन से. ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करेगी चार्ज और साइज. जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही पोलराइजेबिलिटी होगा. तो ये तीन क्लासेस हैं जहाँ पे पियर्सन ने लुईस एसिड्स को डिवाइड कर रखा था, हार्ड एसिड, बॉर्डर लाइन एंड सॉफ्ट एसिड. तो बॉर्डर लाइन वाले तो इंटरमीडिएट होंगे हार्ड और सॉफ्ट में, दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं आते लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बीच में होती है. अब अकॉर्डिंग टू पियर्सन हार्ड एसिड कौन से होंगे? जिनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. और सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे? जिनकी पोलराइजिंग पावर कम होगी. और हमें ऑलरेडी पता है जो भी कैटायंस होते हैं वो एसिड ही होते हैं.
तो इसमें पोलराइजिंग पावर की बात होगी, पोलराइजिबिलिटी की बात नहीं होगी। तो अगर पोलराइजिंग पावर है ज़्यादा है तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, जितने से ज़्यादा हो सके उतना। उल्टा यहाँ पे होगा, सॉफ्ट एसिड में साइज बड़ा होगा और जीरो या लो पॉजिटिव चार्ज होगा, कम चार्ज होगा तो कम पोलराइजिंग पावर होगी। ओके, यहाँ पे लाइट मेटल्स आते हैं, जैसे हम लोग क्लास ए में दिख चुके हैं, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग H प्लस आयन। और साथ में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आते हैं जिनके पास कम डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5। ये वाले जितने भी होंगे जिनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और डी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है या एक आधा है, उनको हम लोग हार्ड एसिड में कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन सॉफ्ट एसिड में क्या होंगे, यूजुअली हैवी मेटल आयंस होंगे, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑस्मियम, रुथेनियम, रोडियम, ये सारे इधर आ जाएंगे। और ये जनरली वो वाले होंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट फिल होगा, D7, D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, उनको हम लोग सॉफ्ट एसिड में कंसिडर किया जा सकता है। हार्ड एसिड मोर ओवर काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सॉफ्ट एसिड जनरली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स इतनी जल्दी देना प्रेफर नहीं करते हैं। तो हार्ड एसिड में एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आएंगे, और पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा। एल्यूमिनियम के अलावा जो भी इस ग्रुप के हैं वो सारे सॉफ्ट एसिड में इंक्लूड हो जाते हैं। डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये सारे हैं, इन सब के पास डी इलेक्ट्रॉन्स कम है और पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, Pt+6, Cl+7। अब ये जो Cl एटम है इसने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, चार्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा आयन है, और ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, जिसकी वजह से ये हार्ड एसिड में आया है। AlCl3 भी यहीं पर कंसिडर किया जाएगा। इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो भी लुईस एसिड होगा वो सॉफ्ट में आएगा। बॉर्डर लाइन को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले उसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट 3D वो वाले जिनके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है, हमें दिख ही रहा है, या तो इनके पास डी ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट भरा होगा। GaI3, AlCl3 यहाँ पे है, तो जितने भी बाकी होंगे वो सारे इस साइड पे आएंगे। I पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, हेलोजन है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कम पॉजिटिव चार्ज है, +1 है, तो वो इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास +5, +6, +7 चार्ज है तो वो सारे इधर आएंगे। तो बेसिकली मतलब है हार्ड एसिड में वो वाले होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब हाई पोलराइजिंग पावर है, साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेटल एटम्स। अगर न्यूट्रल मेटल है, अगर मेटल के पास कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम लोग सॉफ्ट एसिड में ही कंसिडर करते हैं। बॉर्डर लाइन में कौन से आते हैं, देखो Fe3+ इधर है तो Fe2+ इधर रहेगा, कोबाल्ट 3+ इधर है तो कोबाल्ट 2+ इधर रहेगा, निकल का +2 इधर है, कॉपर 2+ है, और कॉपर +1 इधर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3D वाले जिनके पास +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली यहाँ पे है, और कम वाले इधर है, इनसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द लुईस बेसिस। तो लुईस बेसिस को भी हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन में डिस्टिंग्विश किया गया था, और इनको कैसे करेंगे, पोलराइजिबिलिटी के बेसिस पे। जो भी हार्ड होंगे उनकी लो पोलराइजिबिलिटी होती है, मतलब ये छोटे एनायंस होते हैं और इनको खींचना या इनकी साइज को डिस्टॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी और इनके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। सॉफ्ट बेसिस कौन से होंगे, जिनकी पोलराइजिबिलिटी बहुत हाई होगी, मतलब बहुत बड़ा साइज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है और वो जल्दी से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जनरली इनके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉर्डर लाइन में कौन से आएंगे, जो इन दोनों के बीच में जो फंस जाते हैं उन्हें हम लोग बॉर्डर लाइन करते हैं। और बॉर्डर लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कई बार हार्ड की तरह भी काम कर लेते हैं, कई बार सॉफ्ट की तरह काम कर लेते हैं। तो हार्ड में ऑक्सीजन वाले H2O, OH नेगेटिव, ROH, ये सारे ऑक्सीजन वाले यहाँ आ जाते हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर सेलेनियम आते हैं, वो सारे सॉफ्ट में घुस जाते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, और नाइट्रोजन से नीचे वाले फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे सॉफ्ट में आ जाते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी यहाँ पे आता है, ब्रोमीन, आयोडीन सॉफ्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। NH3 इधर आएगा, PH3 सॉफ्ट बेस में आ जाएगा। ओके, और कार्बन के जैसे ऑक्सिलेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये इधर आ जाते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट। ये तुम्हें याद रखना है कि इनका एक्सेप्शन है, सल्फेट और फॉस्फेट इधर आते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि सल्फर वाले मोस्टली यहाँ पे आएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है सल्फेट। फॉस्फोरस वाले सारे सॉफ्ट बेसिस में आएंगे एक्सेप्ट फॉस्फेट। ये तुम्हें दोनों एक्सेप्शनल केस यहाँ पे याद रखने हैं। बॉर्डर लाइन में एनिलीन है, पिरिडीन है, तो नाइट्रोजन वाले मोस्टली इधर आते हैं और कुछ बच जाते हैं, वो बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं।
ठीक है, एजाइड है, ब्रोमाइड इधर आता है, NO2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, ये सारे यहाँ पे आते हैं। सॉफ्ट बेसिस में वही सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब के जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कार्बन के सारे यहाँ पे आएंगे, और कार्बन के दो हैं जैसे ऑक्सिलेट और कार्बोनेट, जहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, दिख ही रही होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इन दोनों केसेस में ये यहाँ पे आएगा। एसीटेट में कार्बन डोनेट नहीं कर रहा, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये ऑक्सीजन का लिगेंड है, तो ये तो हार्ड बेस है ही। कार्बन के केस में कार्बोनेट एंड ऑक्सिलेट ये दो हैं जो इस साइड आ रहे हैं, और वो आ क्यों रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हाई है। वेरएज बाकी सब केसेस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो सारे सॉफ्ट बेसिस में आ जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि HSAB प्रिंसिपल बोलता क्या है। तो HSAB का फुल फॉर्म क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, इट वाज गिवन बाय पियर्सन। इसको समटाइम SHAB भी बोला जाता है, जबकि पियर्सन के पेपर में HSAB ही उसने बोला था। अब ये प्रिंसिपल बोलता क्या है, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड प्रेफर्स टू कंबाइन विद हार्ड बेस। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही अटैच होगा, कंबाइन होगा, तभी वो एक स्टेबल प्रोडक्ट दे सकता है। हार्ड एसिड अगर सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन हो गया तो वो एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देगा। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड के लिए भी एक सॉफ्ट बेस ही चाहिए होता है, तभी ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का एक और वेरिएशन है, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। अगर एक तुम्हारे पास एक लार्ज कैटायन है तो वो एक लार्ज एनायन के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और अगर स्मॉल कैटायन है तो वो स्मॉल एनायन के साथ ही एक स्टेबल कंपाउंड देना प्रेफर करता है। और इनके साथ जो कंपाउंड बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, उन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉन्डिंग बिटवीन हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस अकर्स थ्रू आयनिक बॉन्ड। तो हार्ड एसिड क्या है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और हार्ड बेस क्या है, उसकी पोलराइजिबिलिटी बहुत कम है, लाइक उसकी भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं, और इनके बीच में एक प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। तो इनके बीच में जनरली आयनिक बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम 2+ हार्ड एसिड है, OH नेगेटिव भी एक हार्ड बेस है। Mg S ब्लॉक का है तो ऑब्वियसली हार्ड होगा, और ये ऑक्सीजन का लिगेंड है तो ऑब्वियसली ये भी हार्ड है। और अगर बॉन्डिंग बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस होती है तो उनमें जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, जैसे HgI2 है जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। Hg2+ एक सॉफ्ट एसिड है क्योंकि ये D ब्लॉक का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और इसके D ऑर्बिटल्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, सॉफ्ट एसिड। सिमिलरली I नेगेटिव भी क्या है, सॉफ्ट बेस है, P ब्लॉक में है, नीचे है, D ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और बहुत बड़ा साइज है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, सॉफ्ट बेस। तो अब एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद सेम लिगेंड्स। जैसे AgI2 है और AgF2 है, इनमें Ag तो कॉमन है लेकिन एनायंस क्या है, डिफरेंट है। तो इनमें से दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, AgI ज़्यादा स्टेबल है। Ag+ क्या है, सॉफ्ट एसिड है, F नेगेटिव हार्ड बेस एंड I नेगेटिव इज सॉफ्ट बेस। हम लोग बात कर चुके हैं क्यों है ये हमें पता है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या है, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, तो इनका जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल AgI2 ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है और AgF2 कम स्टेबल है। नेक्स्ट इज COF6 3 नेगेटिव एंड COI3-3। इसमें कोबाल्ट है लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये कौन सा है, हार्ड आ गया, ठीक है। तो CO+3 इज हार्ड एसिड एंड CO+2 इज बॉर्डर लाइन। ओके, तो CO+3 हार्ड होता है और CO+2 बॉर्डर लाइन होता है। सिंस हम लोगों का दोनों कॉम्प्लेक्स में CO+2 नहीं है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बस मैंने तुम्हें ये थोड़ा याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया। और फिर HSAB प्रिंसिपल भी लगाएंगे। F नेगेटिव क्या है, हार्ड बेस है, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाता है और स्टेबल कंपाउंड बनाता है। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, जिसकी वजह से COI3 स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिंकेज ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। होते क्या है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कोई भी लुईस बेस हो सकता है, ऐसा बेस जिसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स तो होंगी लेकिन वो एक टाइम पे एक ही से बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल है HCN नेगेटिव, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के पास क्या है,
एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास लोन पेयर है। दोनों ही बॉन्ड बनाना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बनाएगा वो हमें HSAB प्रिंसिपल बताता है कि कौन से मेटल के साथ कौन सा वाला जुड़ना ज़्यादा प्रेफर करेगा और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों ही साथ में बना लेते तो उसे डाइडेंटेड बोलते, लेकिन जो रिंग बनेगी वो स्टेबल नहीं होगी, तो इसलिए ये डाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और ये एक टाइम पे एक ही से बॉन्ड बनाएगा, या तो सल्फर से बनाएगा या फिर नाइट्रोजन से बनाएगा, दोनों से साइमल्टेनियसली नहीं बनाता। तो इट हैज़ टू डोनर एटम्स, सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, जिसमें सल्फर क्या है, सॉफ्ट बेस है, और नाइट्रोजन क्या है, हार्ड बेस है। तो इनके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल एटम सल्फर के साथ कंबाइन करेगा और कौन सा नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो रिएक्शन देखते हैं। पैलेडियम 2+ हमें पता है सॉफ्ट एसिड है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो कौन सा होगा, सॉफ्ट एसिड होगा। अब मैं HCN लगा रहा हूँ, तो मेरे पास दो डोनेटिंग एटम है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो सल्फर क्या है, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, PdHCN4 2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, वो सल्फर और पैलेडियम का बना है। दूसरा केस है क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ हार्ड एसिड है, तो ये HCN के साथ जब हम लोग ट्रीट कराएंगे तो नाइट्रोजन देना प्रेफर करेगा, सल्फर देना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हार्ड है, और ये भी क्या है, हार्ड है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाया है, ना कि सल्फर ने। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के पास लोन पेयर है और दोनों दे सकते हैं। नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली ये हार्ड बेस होगा, और फॉस्फोरस है तो वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट बेस होना चाहिए। अब हम लोगों ने BF3 इसके अंदर डाला है, तो BF3 इज हार्ड एसिड। बोरॉन तो एक नॉर्मल एटम है और इसके साथ फ्लोरीन 3 हार्ड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बोरॉन के पास क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से ये हार्ड एसिड आ जाएगा। नाउ हार्ड एसिड किसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा, हार्ड बेस के साथ, तो इसलिए एक अडक्ट बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में। सिमिलरली इसमें अगर मैं BH3 डाल दूं, तो BH3 एक क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ये सॉफ्ट एसिड क्यों है, क्योंकि इसके साथ हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयंस लगे हैं, और हाइड्राइड खुद ही क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो BH3 बनता है वो सॉफ्ट एसिड बन जाता है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो फॉस्फोरस क्या करेगा, बोरॉन को लोन पेयर देगा, ना कि नाइट्रोजन, क्योंकि BH3 एक सॉफ्ट एसिड है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इसको कई बार सिम्बायोटिक इफेक्ट भी बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्ड बेस प्रिफर टू अटैच विद दैट एटम। हार्ड बेस किसी भी एटम के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन वो एटम होना चाहिए जो ऑलरेडी अटैच हो हार्ड लिगेंड के साथ। तो मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, बोरोन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ था, फ्लोरीन एक क्या है, हार्ड बेस है, तो वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ। लेकिन जब BH3 की बारी आई तो हाइड्रोजन क्या था, हाइड्राइड क्या था, एक सॉफ्ट बेस, तो वो फॉस्फोरस के साथ अटैच हुआ था। चलो अभी हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ऑन अ कॉन्ट्रेरी सॉफ्ट बेस क्या होंगे, ऐसे होंगे जो कोई भी एटम से अटैच हो जाएंगे, लेकिन उनके पास ऑलरेडी क्या अटैच होना चाहिए, सॉफ्ट लिगेंड अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, BF3 है, बोरॉन है, एक एटम है, और उसके साथ क्या लगे हुए, फ्लोरीन लगे हैं, और ये 3 फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस है। तो नाइट्रोजन कहाँ अटैच होगा, नाइट्रोजन बोरॉन से अटैच होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हार्ड बेस है, और ये जो लिगेंड्स भी हैं वो क्या है, हार्ड बेस है। अब अगर मैं BH3 लेता हूँ, तो BH3 NH3 के साथ बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं बनाएगा अगर उसके पास हाइड्राइड आयन है। तो ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैंने BH3 लिया और इसके साथ हाइड्राइड भी डाल दिया और NH3 भी डाल दिया, तो कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, H नेगेटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, और सॉफ्ट बेस किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास ऑलरेडी सॉफ्ट बेसिस लगे हुए हैं। तो ये जो तीनों हाइड्राइड हैं, H नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव नहीं है, क्या है, H नेगेटिव हाइड्राइड, तो ये सॉफ्ट लिगेंड्स है, तो हाइड्राइड क्या करेगा, वापस एक सॉफ्ट लिगेंड से जुड़े हुए एटम के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्राइड अगर मैं दोनों साथ में डालता है तो BF3 NH3 के साथ ही रिएक्ट करता है, क्योंकि NH3 भी क्या है, हार्ड है, और बोरॉन के साथ भी क्या लगे हुए हैं, हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वही बात है कि बोरॉन पॉजिटिव है, तो बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन आयंस नहीं है, H+ नहीं है, H नेगेटिव है। और ये भी याद रखना है कि H+ क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, और H नेगेटिव क्या होता है, सॉफ्ट बेस। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे।
यहाँ पे ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइनाइड लगा हुआ है जो कि एक सॉफ्ट लिगेंड है। ये याद रखना, कार्बन के जितने भी लिगेंड्स हैं वो सॉफ्ट बेसिस हैं, लेकिन कार्बोनेट और ऑक्सीलेट क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होने की वजह से सल्फर और नाइट्रोजन दोनों जगह से बॉन्ड कर सकता है। सिंस इसके पास सॉफ्ट लिगेंड ऑलरेडी है तो ये कहाँ जाएगा, सॉफ्ट की इस तरफ से अटैक करेगा। तो SCN अटैच होगा, NCS अटैच नहीं होगा। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ पहले से ही हार्ड लिगेंड्स अटैच हो रखे हैं। अब जब SCN अटैच करेगा तो वो नाइट्रोजन वाले साइड से अटैच करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या एक्ट करेगा, हार्ड एटम की तरह अटैच करेगा, हार्ड बेस की तरह अटैच करेगा। ओके, तो हार्ड के साथ हमेशा हार्ड वाला आएगा, हार्ड लिगेंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके साथ हार्ड लिगेंड ही आएगा। सॉफ्ट लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ सॉफ्ट बेस ही आएगा। कूल। तो इस कॉम्प्लेक्स में सॉफ्ट लिगेंड थे तो सल्फर ने अटैच हुआ, और इस कॉम्प्लेक्स में हार्ड लिगेंड्स थे तो इसलिए नाइट्रोजन अटैच हुआ। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। अब हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया, लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सिल्वर आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड में क्या है, लिथियम है एक हार्ड एसिड और आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट बेस। हार्ड ने सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बना रखा है तो ये स्टेबल होगा, नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, वाटर में जल्दी से टूट जाएगा। मोर ओवर, तो यहाँ पे लिथियम क्या है, एक हार्ड एसिड है और आयोडाइड क्या है, एक सॉफ्ट बेस है। तो इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर सॉफ्ट सॉफ्ट होते तो कोवलेंट बनता, हार्ड हार्ड होते तो आयनिक बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट है तो जिसकी वजह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या होता है, काफ़ी हद तक आयनिक होता है और जल्दी से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। हमें पता है वाटर क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड को जल्दी डिसॉल्व करता है। सिल्वर आयोडाइड ऑन द अदर हैंड क्या है, Ag+ एक सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवलेंट बॉन्ड वाटर में इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर इतने आराम से डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते तो शायद डिसॉल्व हो जाते, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बनाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा कोवलेंट है और इसलिए ये आराम से डिसॉल्व नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लिया, HgOH2 dissolves readily in acidic solution whereas HgS doesn't। तो HgOH2 बहुत आराम से एसिडिक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, HgS नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो Hg+ तो हमें दिख रहा है सॉफ्ट एसिड है और OH नेगेटिव क्या है, हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस एक स्टेबल कंपाउंड नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड के सोल्यूशन में आराम से डिसॉल्व होगा। Hg+ जो कि सॉफ्ट एसिड है और S2 नेगेटिव जो कि एक सॉफ्ट बेस है, दोनों क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड तो बनाएंगे लेकिन साथ में एक स्टेबल कंपाउंड भी बनाएंगे, जिसकी वजह से ये एसिड डालने पे भी सोल्यूबल नहीं होगा। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, मेटल नेचर में कैसे अकर करते हैं उसका भी जस्टिफिकेशन हम लोग HSAB प्रिंसिपल के बेसिस पे दे सकते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, Mg2+, Al3+, कैल्शियम 2+, ये तीनों क्या है, हार्ड एसिड है, ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं और सल्फाइड के साथ नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये ऑक्साइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सल्फाइड की तरह नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये तीनों हार्ड एसिड हैं और ये हार्ड बेसिस हैं, ये सॉफ्ट बेस है। कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी ये सल्फाइड्स की तरह एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों सॉफ्ट हैं, सल्फाइड भी सॉफ्ट होता है और हमारा O2 और CO3 नेगेटिव हार्ड होता है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए नेचर में वो सल्फाइड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग बता सकते हैं ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं। सो वी कैन फिगर आउट कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कैसे, लिथियम आयोडाइड को हम लोग सीजियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना चाह रहे हैं। ये एक हार्ड एसिड है और एक आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट बेस। सीजियम क्या है, सॉफ्ट एसिड, और फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस। तो दोनों ही स्टेबल नहीं है, लेकिन दोनों को अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो लिथियम फ्लोराइड हार्ड एसिड हार्ड बेस, सीजियम आयोडाइड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, तो प्रोडक्ट दोनों के दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन होगी। दूसरी देखते हैं, BeI2 हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, तो ये रिएक्शन भी 100% होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हार्ड एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस के बेसिस पे बन रहा है। दस हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं,
यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपाउंड्स के पास सारे के सारे लिगेंड सेम नेचर के हैं, सारे के सारे लिगेंड हार्ड है या सारे के सारे लिगेंड सॉफ्ट हैं, तो वो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अगर एक कंपाउंड है जिसके पास मिक्स्ड नेचर है, कुछ हार्ड है और कुछ सॉफ्ट है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे देख लेते हैं CONH3 5F2 पॉजिटिव, NH3 भी एक हार्ड बेस है और F भी क्या है, एक हार्ड बेस है। NH3 आया, ये हार्ड हो गया और ये सॉफ्ट हो गया, तो जिसकी वजह से ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिया है CN5I, तो ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये CN5F फ्लोरीन क्या है, हार्ड होता है, CN सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। ये फ्लोरीन इसमें नहीं रहेगा, ये कैपिटल रहेगा। एक और एप्लीकेशन है और ये इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, विच इज़ साइट प्रेफरेंस। कौन सा रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, ये डिपेंड करता है HSAB प्रिंसिपल पे। तो इसके लिए एग्जांपल लिया है मैंने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया है। तो ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O हमारा कीटोन होता है और इसके साथ जो अटैच्ड पोजीशन होती है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो कोई भी कार्बन बेयरिंग अ फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अल्फा, तो इस कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कीटोन, तो इसे अल्फा बोलेंगे। और इसके नेक्स्ट वाली क्या होगी, बीटा। तो ये अल्फा बीटा और उसके ऊपर क्या है, अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इसमें दो केसेस हैं, दो टाइप के डबल बॉन्ड है, एक CC के बीच में डबल बॉन्ड है और एक CO के बीच में। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हार्ड होता है, और कार्बन क्या होता है, वीक होता है, विद टू एक्सेप्शंस, कार्बोनेट एंड ऑक्सिलेट। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये वाला हार्ड साइड है और ये वाला सॉफ्ट साइड है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो दोनों जगह पे अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो कोई भी हार्ड वाला हार्ड पे अटैक करेगा, सॉफ्ट वाला क्या करेगा, सॉफ्ट के साथ कंबाइन करना प्रेफर करेगा। तो ऑर्गेनो क्यूपरेट्स, कॉपर आ रहा है तो कॉपर तो सॉफ्ट में आ जाएगा, तो ऑर्गेनो क्यूपरेट्स या थायोल सल्फर है, तो वो कहाँ अटैक करना प्रेफर करेंगे, सॉफ्ट साइड पे। और ऑर्गेनो लिथियम, लिथियम का कंपाउंड है, हार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, मैग्नीशियम का कंपाउंड है, वो कहाँ प्रेफर करेंगे, हार्ड साइड पे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, R2CuLi है, इसमें जो R का अटैक हो रहा है, लेकिन ये R किसके साथ अटैच है, कॉपर के साथ, जो कि सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके। और अगर मैं RMgX ले लूँ तो कहाँ अटैच हो जाएगा, ये R इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ये OH बन जाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे OMgBr आना चाहिए, लेकिन ऑन हाइड्रोलिसिस हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर तुमने एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लिया है तो 1,4 एडिशन होगा, लेकिन अगर एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल लिया है तो 1,2 एडिशन प्रेफरेबल होता है। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो सबसे पहला है कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन सेवरल रिएक्शंस। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो ये बिल्कुल नहीं बता पाता। जैसे है SO3 2 नेगेटिव विच इज़ अ सॉफ्ट बेस, और जब वो HF के साथ रिएक्ट करता है तो वो HSO3 नेगेटिव बना लेता है। ये हार्ड एसिड है और सॉफ्ट बेस है, और ये हार्ड एसिड और ये हार्ड बेस है, तो ये तो स्टेबल होना चाहिए, तो ये तो टूटना ही नहीं चाहिए और ये प्रोडक्ट बनना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये रिएक्शन होती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो HF जब भी इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये HSO3 नेगेटिव और F नेगेटिव देता है, जो कि बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये HSAB के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ये फिर भी हो रहा है। इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसने ये बता दिया कि हार्ड है और ये सॉफ्ट है, लेकिन कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कम बेस है, ये तो बिल्कुल नहीं बताया। सो इट इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा बेस या कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव और F नेगेटिव हमें नहीं पता, हमारे लिए दोनों हार्ड है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं बता सकते। दूसरा, H+ क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, और H नेगेटिव क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ये आयनिक होगा और ये कोवलेंट बनाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि ये तो हार्ड है और ये सॉफ्ट है। अगर दोनों हार्ड होते तो आयनिक बनता, दोनों सॉफ्ट होते तो कोवलेंट बनता, लेकिन यहाँ पे एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, तो ये पोलर कोवलेंट बनना चाहिए। लेकिन हमें पता है दोनों हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या बनाता है, एक प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो HSAB काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं करता है। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप नए व्यूअर हैं तो कंसिडर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ये पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच फ्रॉम हेयर, और इससे पुराने वाला पार्ट यहाँ पे है।
So thanks for watching. This is Mohit Gupta signing off. Have a great day.